हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने वाले हैं और हमारा जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ये सब पढ़ लिया हुआ है। और इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे एंडोक्राइन के जो भी अभी हम कवर कर चुके हैं उसके भी लिंक मिल जाएंगे और इन फ्यूचर जो भी हम पढ़ेंगे उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी क्या है, मतलब ये कहाँ लोकेटेड है, क्या होता है, इसका वेट कितना होता है, लेंथ कितना होता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है कि जितने भी एंडोक्राइन है ग्लैंड हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा होता है। तो क्या आंसर है? थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, एच शेप्ड या फिर बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, एच शेप आप देख सकते हो, एच एक बन रहा है ना, या फिर बटरफ्लाई की जो विंग्स होती है बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है ये, है ना। तो इसीलिए या तो हम इसे बटरफ्लाई शेप्ड भी बोलते हैं और एच शेप्ड भी बोलते हैं। अब देखो, जो बटरफ्लाई शेप्ड है ना, थाइमस ग्लैंड भी बटरफ्लाई शेप्ड में ही आता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ बटरफ्लाई पूछा जा रहा है और वहां पे थाइमस भी है, थायराइड भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर हम थायराइड की ही बात करते हैं। पर अगर थायराइड ग्लैंड नहीं है ऑप्शन में और फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड कौन सा है, तो आप थाइमस बोल सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसे हम एच शेप्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, लोकेटेड इन एंटीरियर नेक बिलो लैरिंग्स आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया और स्पैनिंग द C5 to T1 वर्टिब्रा। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये हमें लोकेशन बता रहा है कि एग्जैक्ट थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लोकेटेड इन एंटीरियर नेक। एंटीरियर एज इन ये जो आगे वाला जो हमारा नेक होता है, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। देख सकते हो आप डायग्राम में, ये आगे की तरफ है, पीछे नहीं है, पोस्टीरियर नहीं है, एंटीरियर है। ठीक है, दूसरा क्या है, बिलो लेरिंग्स। ओके, तो आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज लेरिंग्स। ओके, और लेरिंग्स के नीचे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्या है, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों ही तरफ थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, आधा इधर है आधा इधर है। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, राइट थायराइड ग्लैंड, लेफ्ट थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्पैनिंग द C5 to T1 वर्टिब्रा। अगर मैं इसका लेंथ देखूं, ठीक है, तो जो पीछे वर्टिब्राज आ रहे हैं ना, उसमें कहां से हो रहा है, तो ये C5 हो जाएगा और ये T1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब C5 से T1 के बीच में ये आता है। ओके, नेक्स्ट है, has right and left lobe connected by isthmus highly vascular gland। ठीक है, ओके, देखो ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है और ये दोनों ही कनेक्टेड है इस चीज से, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, जो राइट और लेफ्ट थायराइड ग्लैंड को कनेक्ट करता है। दूसरी चीज क्या है कि ये ना बहुत ही ज्यादा वस्कुलर है, हाईली वस्कुलर, मतलब ब्लड वेसल्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है वेट। तो वेट इसका 20 to 25 ग्राम्स, किसी किसी बुक में 20 to 30 ग्राम्स पे लिखा हुआ है, तो आप बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो 20 to 25 ग्राम्स। और लेंथ कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आपको एनाटॉमी ये पता लग गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की, कि यहाँ पे जो अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि हाईली वस्कुलर है, तो यहाँ पे कौन कौन से ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम आर्टरीज की बात करें तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि किसका ब्रांच है, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारी जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से क्या निकलता है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, दूसरा क्या है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये क्या है, फ्रॉम द थायरो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, तो जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक निकलती है उसमें से एक ब्रांच निकल रहा है, और वो ब्रांच क्या है,
इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट आर्टरीज। अब हम वीनस रिटर्न की बात करते हैं। तो इसका जो वीनस ड्रेनेज होता है, वीनस ड्रेनेज अकर्स वाया सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक है, तो सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर थायराइड वेन से इसका ड्रेनेज होता है। वेनस ड्रेनेज मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहां से आता है, और उसके बाद वो कहाँ जाता है, विच ड्रेन्स इनटू इंटरनल जगुलर एंड ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ठीक है, तो यहां से वीनस रिटर्न आया और वो कहाँ चला जाएगा, इंटरनल जगुलर में या फिर जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वहां पे। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स एज इन जब आप इसे जूम करके देखते हैं, ठीक है, जब आप इसे जूम करके देखेंगे तो ऐसे कुछ यहाँ पे ना ऐसे फॉलिकल्स बने हैं। ठीक है, ये पूरा ही फॉलिकल्स होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये जो फॉलिकल्स है, ये जो सेल है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो एट द सेल्यूलर लेवल द ग्लैंड रिलाइज ऑन स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म इट्स एंडोक्राइन ड्यूटीज। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, इस फॉलिकल में भी कुछ सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होंगे ये क्या करते हैं वो अभी हम डील करेंगे। ठीक है, यही जो सेल्स हैं यही एंडोक्राइन ड्यूटीज मतलब जो हार्मोन सिक्रीशन है वो यही करते हैं। ओके, अब देखो क्या है, फॉलिक्यूलर सेल और पैराफॉलिक्यूलर सेल। तो ये दो सेल्स प्रेजेंट है इन फॉलिकल्स में। ठीक है, पहला क्या है, फॉलिक्यूलर सेल, दूसरा क्या है, पैराफॉलिक्यूलर सेल। ओके, अब देखो ये जो फॉलिक्यूलर सेल है ये क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल अरेंज्ड इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, दे सराउंड अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड कोलॉइड। ओके, एंड सिंथेसाइज द प्राइमरी हार्मोन ट्राइआइडोथायरोनिन जिसे हम T3 बोलते हैं, और थायरॉक्सिन जिसे हम T4 बोलते हैं। ओके, तो आप देखो ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये ऑलरेडी हमने हम जब टिश्यूज पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये कौन से एपिथेलियल सेल टिश्यूज से बना हुआ है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे देखा। और मेन बात ये है कि फॉलिकुलर सेल जो है ये रिलीज करता है T3 एंड T4, सॉरी ये प्रोड्यूस करता है T3 एंड T4। ओके, अब आते हैं हम पैराफॉलिकुलर सेल के ऊपर। पैराफॉलिकुलर सेल जिसे हम सी सेल भी बोलते हैं, ये क्या है, लोकेटेड आउटसाइड द फॉलिकल्स, दीज सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट कैल्सिटोनिन एंड हेल्प्स लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, तो अगर हम पैराफॉलिकुलर की बात करें तो ये क्या रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट्स कैल्सिटोनिन। अब देखो T3 एंड T4, अच्छा इसके जो नाम है, ये T4 जो है इसको हम थायरॉक्सिन तो बोलते ही हैं, पर इसका दूसरा नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन। ठीक है, जैसे इसका होता है ट्राइआइडोथायरोनिन, वैसे इसका है टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन, इसके दो नाम है। ठीक है, ओके, अब हम कैल्सिटोनिन की बात करें तो ये जो कैल्सिटोनिन है ना, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको डिक्रीज करता है, जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल होगा उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे। तो इनके फंक्शंस हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमें ये याद रखना है कि फॉलिकुलर सेल T3 और T4 प्रोड्यूस कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, और पैराफॉलिकुलर सेल्स जिसे हम सी सेल्स भी बोलते हैं वो कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस और सिक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फिजियोलॉजी पे। अब फिजियोलॉजी में क्या है, फंक्शंस। ठीक है, तो थायराइड का फंक्शन क्या है कि ये तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स थ्री हार्मोन, T3 ट्राइआइडोथायरोनिन बोलते हैं, T4 थायरॉक्सिन या फिर टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन। अब एक चीज देखो यहाँ पे ना आइडो आ रहा है। ठीक है, ये दोनों में ही आइडो आ रहा है। ये आइडो कहाँ से है, आयोडीन से। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि हमारे सॉल्ट में आयोडीन होता है ना, हम बोलते हैं ना कि जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो आपको खाना चाहिए। अब आयोडाइज्ड सॉल्ट का क्या मतलब है कि हमारे शरीर में ना कुछ टाइम पहले आयोडीन की कमी होती जा रही थी। ठीक है, तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने नमक में आयोडीन मिलाना शुरू कर दिया, सो दैट नमक तो सभी खाते हैं, तो जब नमक कंज्यूम करेंगे तो आयोडीन की जो हमारी मात्रा है वो भी फुल हो जाएगी। अब आयोडीन क्यों चाहिए,
अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये जो दो हॉर्मोन्स हैं, ये दो हॉर्मोन्स बन ही नहीं पाएंगे, ये प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगे। इसके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और अगर ये दोनों हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हुए तो क्या होगा, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं गॉइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, वो आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है गॉइटर। जब हम डिजीज पढ़ रहे होंगे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, तब हम गॉइटर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशंस हैं, जो भी हॉर्मोन्स हैं, उन हॉर्मोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हुई तो थायराइड में प्रॉब्लम होगा, एनलार्जमेंट हो सकती है, गॉइटर हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहला क्या है, ये बीएमआर इंक्रीज करता है। नाउ व्हाट इज बीएमआर? बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये ऑलरेडी हम न्यूट्रिशन एंड जो डाइटेटिक्स है उसमें हम कवर कर चुके हैं, व्हाट इज बीएमआर। आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बीएमआर को इंक्रीज करता है, और जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। अब मेटाबॉलिज्म में किसका किसका मेटाबॉलिज्म करेगा? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट्स का, और ये प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, या फिर जो बीएमआर है उसको मैनेज कर रहा है, ओके। दूसरा क्या है? इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, हार्ट रेट, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर रहा है, ओके। नेसेसरी फॉर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट एंड प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको थोड़ा सा पहले की वीडियो अगर याद हो, तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें T3 T4 हेल्प करता है, ठीक है। तो ब्रेन डेवलपमेंट और बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। तो ये हो गए फंक्शंस हमारे कुछ T3 और T4 के। नाउ वन थिंग, अब हम देखते हैं कि T3 T4 काम कैसे करता है, ठीक है। हाउ T3 एंड T4 वर्क्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक मैकेनिज्म समझा देती हूँ, ठीक है। तो सपोज किसी ने भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया, ठीक है। तो एक्सरसाइज हो गया, या फिर प्रॉपर स्लीप हो गया, या फिर मेल न्यूट्रिशन, ओके, लो ब्लड शुगर, या फिर स्ट्रेस हुआ, ठीक है। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, इन कंडीशंस में जो हाइपोथैलेमस है हमारा, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? TRH। नाउ व्हाट इज TRH? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां जाके काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड। और वहां से क्या रिलीज होता है? T3 एंड T4, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फाइनल स्टेज जो हमें अचीव करना था, T3 एंड T4 रिलीज हो गया, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक, अगर ब्लड में इंक्रीज्ड T3 T4 है, इंक्रीज T3 एंड T4 इन ब्लड, तो यहां से इनहिबिशन के लिए मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। मतलब नेगेटिव मैसेज जाएगा इनहिबिट करने के लिए। इनहिबिट का क्या मतलब है कि अब ब्लड में बहुत ही ज्यादा T3 T4 बढ़ गया है, अब T3 T4 का प्रोडक्शन बंद कर दो, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? TRH रिलीज नहीं करेगा, TSH रिलीज नहीं होगा, फिर ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है? इनहिबिशन वाला मैकेनिज्म है। अगर क्या होगा, जब देखो जो सेल्स है हमारे, ये तो फर्स्ट थिंग हो गया। सेकेंड थिंग क्या है? जो हमारे सेल्स हैं वो क्या करेंगे? T3 T4 को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज्ड T3 एंड T4 इन ब्लड। अब अगर ब्लड में T3 T4 का लेवल कम हो जाता है तो क्या होगा? ये जो है ये स्टिमुलेशन के लिए भेजेगा, ठीक है, स्टिमुलेशन, ठीक है।
इसका क्या मतलब है कि अगर ब्लड में T3 T4 ज्यादा है तो इसने बोला कि इनहिबिट कर दो, ठीक है, अब हमें नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे आपको अगर मैं कुछ खाना खिला रही हूँ तो आपको अगर बहुत ज्यादा प्लेट में बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी खाना है तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं और नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि मेरे प्लेट में कुछ भी नहीं है और मैं खा सकती हूँ तो आप क्या बोलोगे, हाँ हाँ आप दे दो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है कि T3 T4 अगर ब्लड में कम हो जाएगा तो स्टिमुलेशन के लिए जाएगा कि हाइपोथैलेमस और टीआरएच भेजो ताकि टीएसएच आ पाए, T3 T4 प्रोड्यूस हो पाए। ओके, तो ये है एक मैकेनिज्म। ओके, अब देखो हम कैल्सिटोनिन का फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हो गया ब्लड वेसल और ये हो गया हमारा बोन, ठीक है, ये हो गया हमारा बोन, ये है ब्लड वेसल। यहाँ पे अगर ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा भर गया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, यहां से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देगा, ठीक है, और कहाँ भेज देगा इसको, इसके अंदर, बोन के अंदर, ठीक है। तो ये है कैल्सिटोनिन का काम। ओके, दूसरा क्या है, इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स। ओके, अब उसको पता है कि ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम क्या है, बहुत ज्यादा है, तो जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है, मैं बस बता रही हूँ कि जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें से क्या करेगा, ये बोलेगा कि कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब मत करो, ठीक है। उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करोगे तो वो क्या होगा, ब्लड वेसल में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली वो एक्सक्रीट आउट करवा रहा है सो दैट ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। ओके, तो ऐसे कैल्सिटोनिन कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट T3 T4 एंड फंक्शंस। लास्ट है डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो थायराइड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, गॉइटर है, इसके अलावा और भी कुछ डिसीजेज हैं जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर समझ में आया हो। डायग्राम्स में डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आपको दूंगी यहाँ पे सो दैट आप क्लियरली समझ पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और बनाती रहूं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।